ड्रामा की स्टार्टिंग एक क्लब के अंदर होती है जहां पर हम एक लड़की को एक लड़के के सामने बैठा हुआ देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की थोड़ी सी घबराई होती है और नर्वस होती है। और यहाँ पर ये जिस लड़के के सामने बैठी होती है ये उससे बातचीत करना शुरू करती है और कहती है, मेरा नाम शाइनाई है और मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। जिस पर वह लड़का कहता है, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या ब्लाइंड डेट को बस कुछ दिन सिचुएशन में डालकर छोड़ देना है या उससे शादी करनी है? जिस पर शाइनाई कहती है, शादी करनी है। यह बात सुनकर वह लड़का खुश हो जाता है और उसे उसकी ड्रिंक पीने के लिए बुलाता है और ड्रिंक पीने लगती है और कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के ज़माने की लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। जिस पर वह लड़का उसे टच करता है। शाइनाई इस चीज़ से अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर हमारी कहानी का मेन हीरो भी बैठा हुआ है जो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड से कह रहा होता है कि इस जगह पर आकर भी तुम्हें कोई ब्लाइंड डेट नहीं चाहिए। जिस पर इस लड़के का नाम ईएन होता है वह कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाइनिया ये होती है, वह अपने सामने बैठे आदमी से कहती है, मुझे लगता है कि हम परफेक्ट मैच नहीं हैं। और यह बोलकर वह वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन तबीयत से चक्कर जैसे आने लगते हैं। वह आदमी उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। ईयूएन की नज़र इस चीज़ पर पड़ जाती है और वह आदमी के सर में एक बोतल फेंक कर मारता है जिससे वह आदमी वहीं इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तब तक शाइनाई भाग जाती है और अब हम देखते हैं कि वह होटल के कॉरिडोर में होती है जहां पर वह भाग कर गई होती है। तभी अचानक से वहां पर ईओएन आता है और ईओन आकर उससे कहता है, तो मुझे जानती हो, मुझे पता चला कि तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई हो। क्या मैं इस चीज़ में एनरोल कर सकता हूँ? शाइनाई कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और ईओन इतना सुनते ही उसे गोद में उठाकर ले जाता है। इनके बीच में केमिस्ट्री हो रही होती है और रोमांटिक मोमेंट्स हो रहे होते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब ये सारी बात होने के बाद शाइनी यून को बता देती है कि वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक थी। यून बोलता है उसे इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं है और वोट करवा के अंदर चला जाता है किसी से बात करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईयूएन जैसे ही अंदर जाता है और वहाँ पर किसी को कॉल करता है और कहता है, इस काम के पैसे तुम्हारे पास आ गए होंगे। अब हमें कहानी के अगले भाग को शुरू करना है। और जब तक ईयूएन बाहर निकल कर आता है तो उसे पता चलता है कि शाइनी आई वहाँ से भाग गई है। लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वह शाइनी को एक पल में ढूंढ निकालेगा। और इसलिए वह अपने किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है, मुझे किसी लड़की की तलाश करवानी है, तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाइनियाई भागकर अपने स्टेप पेरेंट्स के पास आ गई होती है जहां पर उसकी मॉम उसके ऊपर भड़क रही होती है। ये उसकी रियल मॉम नहीं होती है, उसकी स्टेप मदर होती है। यहाँ पर हम उसकी एक ट्विन सिस्टर को बैठा हुआ देखते हैं जिसका नाम जूही होता है, जो कि व्हील चेयर पर होती है। वह पैरों से बिल्कुल ठीक नहीं होती है और ना ही वह चल सकती है, लेकिन उसे शाइनाई से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। शाइनाई अब बातों का बदला ले रही होती है। यहाँ पर अपने स्टेप पेरेंट्स की डांट खाने के बाद शाइनी सीधा अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि अंदर जाकर वह पेंटिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि वह एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर होती है जिसकी वजह से उसके फादर का बिजनेस चल रहा है। और वह पेंटिंग कर रही होती है और कह रही होती है कि इन्हें क्या पता इनकी लाइफ में अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन मुझे पेंटिंग होती है उसे बीच में वह अपने पास प्रोमो को याद कर रही होती है जिसके फैमिली मेम्बर्स ने उसे दिया होता है। उसकी मॉम की डेथ के बाद वह सारी इंसल्ट जो उसे मिली होती है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि जूही हैंडीकैप गर्ल कैसे बनी। हमें दिखाया जाता है कि वह शाइनाई को स्कूल की बिल्डिंग पर पकड़कर मार रही होती है, यह कहकर कि अच्छे मार्क्स लाकर तो मेरे पेरेंट्स की अटेंशन मुझसे लेना चाहती हो। और इसी हाथापाई के बीच में जो जूही होती है वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वह हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाती है। शाइनी ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच सोचकर एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर जाती हैं और वह पेंटिंग भी पूरी हो जाती है जिसमें उसने गिरती हुई लड़की की तस्वीर बनाई होती है। और हम देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। लेकिन तभी उसके पास फ़ोन कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल उसकी फ्रेंड का होता है और वह उसे बताती है कि शाइनाई कोई तो मेन ढूंढ रहा है, अब हमें क्या करना है। शाइनाई कहती है, टेंशन मत लो, उसे बता दो कि उसने जितने भी पैसे मुझे दिए हैं उन सारे पैसों को मैं इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगी और वैसे भी
फ्यूचर में मेरी उससे मुलाकात पूरी तरीके से होगी। इधर हम देखते हैं ईयूएन को, जिसको उसके फ्रेंड ने कॉल करके बताया होता है कि उन्होंने शाइनायाई की सारी डिटेल निकाल ली है और वह यहाँ पर ईयूएन को बताना शुरू करता है कि शाइनायाई अपने स्टेप पेरेंट्स के साथ रहती है। उसकी स्टेप मदर उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करती है और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। और ईयूएन यहाँ पर शाइनायाई की सारी दुख भरी कहानी सुन रहा होता है और उसे यह भी पता होता है कि वह लोग शाइनायाई को अपनी डॉटर के लिए एक मैरिज का टूल समझकर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जूहाई की शादी उसी घर में होगी जिस घर में शाइनी जाएगी। उसी के हस्बैंड के साथ जूही की सेकंड मैरिज कराई जाएगी। अब हम अगला सीन देखते हैं, जो कि होता है शाइनी के घर का। यहाँ पर एक लड़का आकर शाइनी को उठाता है और पता चलता है ये लड़का चावलाई है, जो कि शाइनी को पसंद करता है। जब जूही टेरेस से स्लिप होकर नीचे गिर गई थी, तब इसी लड़के ने देखा था और ये शाइनी को स्कूल टाइम से लाइक करता है। वह आकर शाइनी से उसके हाल खबर पूछता है, आखिर उसे क्या हुआ और वह ऐसी कैसे गिरी हुई थी। और शाइनी उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा पता नहीं अचानक से तुम्हें क्या हो गया, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ। जिस पर शाइनी कहती है, साफ साफ जानती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि चावली जो होता है वह शाइनायाई को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि जूही का बर्थडे आ रहा है। उसने इस बर्थडे गिफ्ट में मुझसे क्या मांगा है कि तुम उसके वेडिंग प्लानिंग में हेल्प करो और मुझसे शादी करो। वह मुझे पसंद करती है, पर तुम्हारी फैमिली पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे तुम दोनों से शादी करनी पड़ेगी और तुम इस चीज़ से नाराज़ तो नहीं होगी। और शाइनायाई चावली की बातों में आने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वह चावली से कहती है, ठीक है, पर अभी तुम फिलहाल जाकर जूहाई की हाल खबर लो, मुझे अकेला छोड़ दो। और हम देखते हैं कि चावली वहाँ से जाने से पहले और इनसे कहकर जाता है, मुझे यह सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगी। ये सुनकर शाइनी खुश हो जाती है और चावली के जाते ही वह फ़ोन कॉल उठाती है और जूही से कहती है, शायद तुम्हें रियलिटी चेक मिल गया होगा कि तुम्हारा सो कॉल्ड सिया से मुझसे कैसी बातें कर रहा है। जिसको सुनकर जूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके गुस्से की कुछ लिमिट नहीं रहती है। अब हम देखते हैं आगे के सीन, जहां पर शाइनायाई के पास एकदम से ईयूएन का कॉल आता है और यहां पर पता चलता है कि जो ईयूएन है उसने शाइनायाई की फैमिली में उससे शादी करने के लिए एक मैरिज प्रपोजल भिजवाया है, जिसके बारे में अरेंज को भी बताया जा रहा है कि शाइनाई तुम्हारी शादी के लिए एक लड़के ने मैरिज प्रपोजल भिजवाया है। लेकिन यहाँ पर ईयूएन का नाम रिवील नहीं होता, पर वह बार बार और इनसे कह रहे होते हैं कि वह लड़का बहुत ही अच्छी फैमिली से है, तुम उसे जानती भी हो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। पर शाइनी साफ साफ बता देती है कि उसकी फैमिली ने ऑलरेडी किसी से उसकी शादी फिक्स करवा दी है और अब ये मैरिज प्रपोजल उसके किसी काम का नहीं है। और अभी 2 दिन के अंदर, जिस दिन उसकी सिस्टर का बर्थडे है, उसकी शादी होने वाली है। और यह बोलते ही ईयूएन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शाइनी कहती है, मुझे पता है कि मैंने किसी से कुछ चीज़ें उधार ले रखी है, पर बहुत जल्दी उन सब का हिसाब किया जाएगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यह सीन होता है शाइनायाई की शादी का, जहाँ पर वह दुल्हन की तरह सजी बैठी होती है, पर ऐसा लग रहा होता है कि उसके खुराफाती दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और वह कुछ और करने वाली है। इधर पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे लोग आए होते हैं और उनमें से ईयूएन भी होता है, जो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है, जहां पर उसे कुछ गॉसिप्स सुनने को मिलती है और ये गॉसिप्स शाइनी से रिलेटेड होती हैं। किस फैमिली के लीडर ने अपनी 2 शादियां की और अपनी पहली वाइफ की डॉटर को हमेशा से इलेजिटिमेट तरीके से ट्रीट किया, और आज भी वह यही कर रहा है अपनी रियल डॉटर को। वह अपनी दूसरी डॉटर के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि वह हैंडीकैप है। और यहाँ पर ईयूएन और उसका फ्रेंड ये बातें सुन रहे होते हैं और ईयूएन को ये गॉसिप सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है और वह लगातार ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी बीच ईयूएन के ग्रैंडफादर का भी उसके पास कॉल आता है, जो उसे बार बार डांट रहे होते हैं और उससे शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर ईयूएन उनसे कहता है कि शायद अब वक्त खत्म हो चुका है, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और यह बोलकर वह उनका फ़ोन कॉल काट देता है। इधर हम देखते हैं कि शाइनायाई की स्टेप सिस्टर जूही उससे मिलने आती है, जो उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए आई होती है। शाइनी यहाँ पर उसकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली होती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी सर्वेंट बन के जा रही हो, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी फील हो कि शादी में तुम्हें कहीं भी इग्नोर किया गया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी स्पेशल चीज़ें मंगवाई हैं।
उनमें से कुछ मेरे पास हैं। और वह कहती है, तुमने मेरे पैर तोड़े थे ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्यारी सी हील्स लेकर आई हूँ। इन्हें पहनकर वेडिंग ग्राउंड में एंट्री लेना। और यह बोलकर वह वहाँ से चली आती है और कहती है, मेरे लिए जो स्पेशल ड्रेस मंगवाई है उसे मंगवाया जाए। यहाँ पर शाइनियाई की नज़र उस गिफ्ट पर पड़ती है जिसमें कुछ स्पेशल हील्स होती हैं। शाइनियाई उन्हें पहनना तो दूर उन्हें दूर फेंक देती है और उसके सामने एक डिब्बा रखा होता है जिसके ऊपर एक ब्राइडल ड्रेस होती है और वह उसको टच करने लगती है कि मानो उसके खुराफाती दिमाग को कुछ आइडिया मिल गया हो। इधर पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि ब्राइड और ग्रूम्स के आने का अनाउंसमेंट होता है। सबसे पहले एंट्री होती है वहाँ पर जूही और चावली की, जो कि एक दूसरे के साथ पार्टी में आते हैं। सभी उन दोनों को साथ देखकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसा सैक्रिफाइस है। एक डॉटर जो हैंडीकैप है उसके साथ दूसरी डॉटर को ऑप्शन बनाकर भेजा जा रहा है ताकि उसका हस्बैंड उसे न छोड़े। और यहाँ पर चावली के चेहरे की खुशी कुछ और होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शाइनी उसे इतनी ईजिली मिल जाएगी और इसलिए इतना टाइम से वह जूहाई के इमोशंस का यूज़ कर रहा था और यह सारी उसी की प्लानिंग होती है। यहाँ पर जूहाई तो बहुत ज़्यादा प्राउड होती है, लेकिन तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है दूसरी ब्राइड के आने की। सभी लोग शाइनाई के आने का इंतज़ार करते हैं, पर शाइनाई की जगह वहाँ पर तो कुछ और आता है, जिसको देखकर जूहाई की तो रुक आप जाती है। एंट्री होती है एक डमी की जिसने ब्राइड ड्रेस पहन रखी होती है और वह व्हील चेयर पर होता है और उसके ऊपर बार बार जूही का बोला हुआ डायलॉग चल रहा होता है और सबको पता चल जाता है कि शाइनाई इस वेडिंग से भाग चुकी है। सब पागल होने लगते हैं, स्पेशली शाइनाई के स्टेप फादर जो बार बार कह रहे होते हैं, सब जाकर उसे ढूंढो, अगर वह कहीं दूर गई होगी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जूही कैसे सरवाइव करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाइनियाई तो उस जगह से भाग चुकी होती है और सबसे इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके पास उसके डैड का कॉल आता है और वह शाइनियाई से कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरी डॉटर हो, जल्दी से वापस आ जाओ। शाइनियाई कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने बड़े यूजलेस इंसान हो जिसने हमेशा मुझे अपनी सक्सेस और बाकी के कामों के लिए यूज़ किया। और वह इतना बोलकर अपना फ़ोन कॉल काट कर देती है और हम देखते हैं कि अभी वह भारी बरसात में एक आज़ाद चिड़िया की तरह नाच रही होती है। ईयूएन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे कहीं से पता चल जाता है कि शाइनियाई की लोकेशन कहाँ पर है और अब वह उसे ढूंढने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है और बीच बारिश में जाकर उसे डिस्टर्ब करता है और वह शाइनी से कहता है, तो फिर क्या हुआ, क्या यह शादी की बात तुम्हें आगे बढ़ानी है या यहीं पर सब रोकना है। और यह सुनते ही शाइनी उसके पास में आ जाती है और ईयूएन उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और हम देखते हैं कि इनके बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि चावली और जूही सभी लोग बैठकर शिन्याई की चिंता ले रहे होते हैं कि वह अचानक से कहाँ गई है और जुहाई की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो वह भाग चुकी है तो अब जाए, अकेला उसका हुआ। पर अभी भी चावली का ध्यान शाइनाई के ऊपर होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाइनाई अभी ईयोन के पास होती है। ईयोन यहाँ पर शाइनाई को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बताता है कि वह शाइनी को हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यह बात सुनते ही शाइनी खुश हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चावली और शाइनी शादी करके उसे अपनी फैमिली में ले जाता है और उससे अंदर जाने के लिए बोलता है अपने घर के बटलर को शाइनी का ध्यान रखने के लिए कहता है। अब शाइनी वहाँ पर रुकी हुई होती है, वह घर के नौकरों से कुछ जूस वगैरह मांगती है, पर घर के नौकर उसे देखकर खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनमें से एक नौकरानी होती है, वह ईयूएन को ज़्यादा पसंद करती थी। और अब जब उसे पता चला है कि ईयूएन ने शाइनी जैसी लड़की से शादी की है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जब जूस मांगती है तो घर के नौकर उसे गुस्से में कुछ प्लेन टैप वाटर लाकर देते हैं, जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पानी को एक नौकरानी के ऊपर गिरा देती है और कहती है, दोबारा मेरे साथ ये बेवकूफ़ी भूल कर भी मत करना। और हम देखते हैं कि तब तक घर का बटलर आ जाता है। वह घर के सर्वेंट्स के ऊपर भड़क रहा होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर एक नौकरानी आकर उस मैटर को हैंडल करती है। शाइनाई की डिमांड की हुई चीज़ को उसे देती है और उसे आइडिया देती है कि वह घर का बैकयार्ड एक्सप्लोर करना उसके साथ चल सकती है। पर नौकरों के रिएक्शन से ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। और अब हम देखते हैं कि शाइनाई जूस लेकर नौकरानी के साथ बैकयार्ड में जा रही होती है और वह नौकरानी उसे सुनसान जगह पर ले जाकर धक्का दे देती है और अंदर लॉक कर देती है। तभी उसके सामने खतरनाक डॉगी आ रहा होता है।
इधर में दिखाया जाता है ईयूएन को, जो कुछ पेंटर्स के नाम सुन रहा होता है। उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस पेंटर का नाम होता है, जिसने कुछ स्पेशल डिज़ाइंस बनाई होती हैं, जिन्हें वर्ल्ड क्लॉक पर रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। इसी बीच ईयूएन को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो शाइनाई की शादी से भागने वाली बात को गॉसिप के तरीके से बता रहे होते हैं, और यहाँ पर वह लोग कह रहे होते हैं कि अगर वह लड़की उन्हें मिल जाए तो उन्हें मज़ा आ जाएगा। यह बात सुनते ही ईयूएन को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है, और वह जाकर उन लोगों से लड़ने लगता है और उन्हें बुरी तरीके से मारता भी है, क्योंकि वह लोग उसकी वाइफ के बारे में यह सब कुछ बोल रहे होते हैं। और वह लड़के जो होते हैं वह कहने लगते हैं आखिर यह आदमी कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि ईयूएन इस सिटी का सबसे यंगेस्ट और रिचेस्ट मैन है, उनके दुख का ठिकाना नहीं रहता। और अब हम देखते हैं कि ईयूएन के पास अचानक से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शाइनी के भागने वाली न्यूज़ पूरी कंट्री में वायरल हो गई है। ईयूएन बोलता है कि इस चीज़ को सारे न्यूज़ चैनल से हटा दिया जाए, और यहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलने के बाद उसे लगता है कि उसने एओ और शाइनी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है, और वह शाइनी का मैसेज होता है जो उसे उसके बैकयार्ड में लगे सनफ्लावर्स की तारीफ कर रही होती है। और यह सुनते ही ईयूएन घबराने लगता है और वह भागता हुआ जाता है। तभी हम देखते हैं कि घर के नौकर सभी घबराने लगते हैं, और यहाँ पर जिस नौकरानी ने शाइनाई को जाकर बैकयार्ड में छोड़ा होता है उसके तो पसीने आ जाते हैं। अब यहाँ पर ईयूएन बैकयार्ड में जाता है। उसे लगता है कि शाइनाई को वह डॉग बुरी तरीके से खा चुका है, लेकिन जब ईयूएन की नज़र सामने पड़ती है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि शाइनाई उसी डॉग के साथ खेल रही होती है। उसको यकीन नहीं होता है कि इतने खतरनाक मिलिट्री डॉग जो दूसरों के ऊपर इतनी बुरी तरीके से भड़क पड़ता है, वह आज यहाँ पर इस मामूली सी लड़की के हाथों में कैसे खेल रहा है। और वह शैनी से पूछता है सब ठीक है ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। शैनी कहती है मैं इस घर की इस नौकरानी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे इतनी प्यारी लोकेशन के बारे में बताया। ईयूएन समझ जाता है कि शिनी क्या इशारा कर रही है, और वह अपने बटलर से बोलकर सबसे पहले तो घर के सभी नौकरों को पनिश करता है। पर घर के नौकर कहने लगते हैं कि इसमें उनकी गलती नहीं है, मैडम पता भी नहीं चला। इसलिए वह सिर्फ उस नौकरानी को उस जगह से निकालता है जो कि ईयूएन को पसंद करती थी, और उसने जलन में आकर शाइनी आई के साथ ये हरकत की होती है, और वह उसके सामने शाइनी आई को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। सबसे पहले उसकी चोट पर वह दवाई लगाता है और उससे कहता है अब मुझे सच्चाई बताओ, तुमने उस डॉग को कंट्रोल कैसे किया। शाइनी आई कहती है उसको मिलिट्री कैंप का आइडिया था, और उसने अपने फ़ोन पर कोई ऐसा साउंड लगा दिया था जिससे वह डॉग उसके कंट्रोल में आ गया। ईयूएन बोलता है कि वह उसके लिए बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, उसे नहीं पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। अब इसलिए वह उसके लिए कुछ इंटरनेशनल पीस कीपिंग सर्वेंट्स लेकर आएगा जो उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचेंगे। शाइनी कैप, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। ईयूएन भी उसकी तारीफ करता है और कहता है मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा स्मार्ट है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ईन अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और वहाँ अभी भी उस पेंटर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसका पता लगाओ आखिर वह है कहाँ पर, और यह भी ध्यान रखो कि शाइनाई तक उसकी स्टेप फैमिली नहीं पहुँचनी चाहिए। अगले सीन में शाइनाई को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, और उसे पता चलता है कि उसे एक स्पेशल पेंटर रिस्पेक्ट डिनर का इन्विटेशन आया है, और यहाँ पर वह अपनी दोस्त से कह रही होती है अब कहानी में मज़ा आएगा जब वह नए नए लोगों से अपनी नेटवर्किंग करेगी और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर वह बहुत एक्साइटेड होती है और इसलिए वह एक जगह पर शॉपिंग भी करनी चाहती है। यहाँ पर वह ईयूएन के कार्ड से शॉपिंग करने जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईयूएन का बटलर उसे बताता है कि यंग मास्टर हमेशा इसी जगह से अपनी फैमिली और अपने लिए शॉपिंग करते हैं, और इसलिए उन्होंने इस जगह का रिकमेंडेशन आपके लिए दिया है। शीनी से कहती है तो अब आप जाइए, मैं इस जगह पर देख लूँगी मुझे क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि शैनी वहाँ पर कुछ कपड़े देखने लगती है, लेकिन तबीयत अचानक से वहाँ पर चावली आ जाता है जो शीनाई को देखकर कहता है कि वह इतने टाइम से कहाँ थी। उसके साथ में जूही भी होती है। चावली शीनाई को मनाने की कोशिश करता है, पर शीनाई उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, और जहाँ पर अपने और ईयूएन के लिए कुछ रिंग्स खरीद रही होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर ईयूएन आ जाता है और इस बीच में शाइनाई चावली को कई सारी बातें सुना देती हैं कि वह किसी के लिए ऑप्शन बनकर कभी किसी से शादी नहीं करेगी, और ये बात चावली जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल देता है। तब तक वहाँ पर ईयूएन आ जाता है
जिसने देखा शाइना याई का हाथ पकड़े हुए चावली होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो शाइना याई से कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें किसी ने गलत तरीके से टच तो नहीं किया, और वैसे भी अब हम इस छोटी जगह पर नहीं आएंगे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह चावली को एक ज़ोर का पंच भी लगाता है और कहता है, दोबारा मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश मत करना। और इतना बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। चावली शिनये से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वह उसकी टच की हुई रिंग्स को अपने पास रख लेता है, जबकि जूही को इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा होता है और चावली उसकी तरफ न देखकर सिर्फ शाइनी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। अगला सीन में दिखाया जाता है जहां पर ईयूएन और शाइनी एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं। शाइनी बार बार ईयूएन को कई सारे कपड़े ट्राई करके दिखा रही होती है, पर ईयूएन को उनमें से एक भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा होता है और वह बार बार कई सारी ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है और इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड होकर वह अपनी फ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वह शायद जानबूझकर यह हरकत कर रहा है ताकि तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक कर सके। अब यह जो लास्ट ड्रेस है, इसे ट्राई करके उसके सामने जाओ। अब शाइनाई इस ड्रेस को ट्राई करके उसके सामने जाती है और बताती है कि स्टोर की मैनेजर ने बोला है कि उसके साइज़ में बस यही लास्ट ड्रेस बची है। अगर यह भी उसे पसंद नहीं आई तो उन्हें किसी और स्टोर में चलना पड़ेगा। जिस पर हम देखते हैं कि ईयूएन को वह ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वह बस शाइनाई को देखकर रह जाता है और वह उससे कहता है, तुम इस बार बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि तुमने उस काम को तब तक किया जब तक वह मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और ऐसा बोलकर यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। इनके बीच में रोमांटिक और करीबी पल बन जाते हैं। और इधर हम देखते हैं शीनी की फैमिली को, यानी कि जूही को, जिसके पेरेंट्स को पता चल चुका होता है कि उन्हें भी एक आर्ट कंपटीशन के लिए डिनर का इनविटेशन आया है जहां पर सभी जाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच उनकी कुछ जो पेंटिंग्स होती हैं वह मार्केट में पहले ही रिवील हो चुकी होती हैं, जिनको सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ रहा होता है और वह जूही को एक ज़ोर का छांटा लगाते हैं और यहाँ पर उस पर भड़कने लगते हैं। जूही बोलती है, डैड, आप इन्हीं सब चीज़ों के लिए मुझे क्यों जिम्मेदार बता रहे हो? इन सब चीज़ों में मेरी क्या गलती? जिस पर उसका डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से वह उस दिन वेडिंग से भाग गई। अगर तुमने उससे बोली ना किया होता, सबको पता चल चुका है कि तुम उसे कैसे रखती हो और इसलिए वह यहाँ से चली गई है, तो मैं तो दोबारा तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगा। तुम्हारी गलतियों की वजह से हम सब कुछ बर्बाद होने वाला है। और तुम्हें पता है, अगर तुम उस डिनर पार्टी में गई भी तो लोग तुमसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनके आंसर तुम्हारे पास नहीं होंगे। और ये सारी बातें सुनकर जूही को बुरा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूही की मॉम होती है वह उसके डैड से कहने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं? आप एक मासूम सी बच्ची को क्यों डांट रहे हैं जिसमें उसकी कुछ गलती नहीं है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बेटी से थोड़ा तमीज़ से पेश आना चाहिए। आप मेरी बेटी से ऐसे मत डांटिए। और वह जूही के लिए स्टैंड लेती है और वह कहती है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाइनी और यून जो होते हैं वह घर जा रहे होते हैं। यून वहाँ की सेल्स गर्ल से कहता है, मेरी वाइफ को जो ड्रेस पसंद आई है कल तक उसे पैक करके घर पर भिजवा देना। हमें एक पार्टी के लिए उसे पहनकर जाना है और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वह मेरी वाइफ की चॉइस है। वह ड्रेस किसी के पास नहीं पहुँचनी चाहिए। जिस पर शीनी उस लड़की से कहती है, दरअसल मेरे बैठने से उस ड्रेस पर थोड़े से रिंकल पड़ गए, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जिस पर वह बोलकर कि आप टेंशन मत लीजिए, वह ड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनी होती है, वह वहाँ से वापस आ जाती है और जो ईयोन होता है वह स्माइल कर रहा होता है। शिनी मिलिट्री डॉग के साथ खेल रही होती है, उसे प्यार से खाना खिला रही होती है और यहाँ पर यून उसके लिए खुश हो रहा होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि जो वेडिंग बैंकेट हॉल है वह उन्होंने बुक तो कर दिया है, पर शाइनी इन सब चीज़ों के लिए कब रेडी होगी? जिस पर ईयोन बोलता है कि वह सब मैं देख लूँगा। तुम ये बताओ, मार्केट में स्टॉक प्राइस किस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के नाम पर कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करनी है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये सब कुछ मेरी वाइफ के बारे में है। जिस पर ईयोन का फ्रेंड बोलता है कि पहले ही शाइनी के पेरेंट्स ने उसकी स्टेप सिस्टर के लिए ये सब कुछ कर रखा है। तुम उसके फादर या मदर नहीं हो।
उम्मीद भी नहीं है कि वह तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए रुकेगी, इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में न सोचकर अपने काम पर फोकस करो। यून बोलता है, तुम इंसानों को कितना जानते हो? मैं उसे जानता हूँ। वह दैविक रूप से मेरे साथ है और मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। और यहाँ पर वह अरेंज को स्माइल करता हुआ खेलता हुआ देख रहा होता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वह सीन होता है पार्टी का, जहाँ पर शाइनी अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में जाती है, अपना इनविटेशन कार्ड बैंक के बंदे को देती है और अंदर चली जाती है। जूही उसे देख लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि शाइनी यहाँ आने वाली है और वह भी वहाँ पर होती है और यहाँ पर शाइनी होती है। वह अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और वह सब कुछ उसे बता रही होती है, गर्ल्स गॉसिप की तरह, कि उसके हस्बैंड कितना ज़्यादा रोमांटिक है और उसकी दोस्तों से छेड़ रही होती है। शाइनी पर ब्लश कर रही होती है बार बार यून का नाम सुनकर। और सभी लोग यहाँ पर शाइनी और जूही के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि कैसे इन दोनों बहनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। और जो शाइनी है वह उस फैमिली की लीजिटिमेट चाइल्ड है और इसलिए उसे जूही का सब्स्टिट्यूट बनाकर उसके हस्बैंड से शादी करवाई जा रही थी। पर वह बीच शादी से भाग गई खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी पता नहीं वह कहाँ रह रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूही होती है वह भी यह सारी बातें सुनकर अपनी सिस्टर के पास आती है और उससे आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो पेंटर की डिनर पार्टी है ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और यह बात सुनते ही वहाँ पर खड़े गेस्ट, जो शाइनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वह भी ये बात कहने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो सच में पेंटर की डिनर पार्टी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम एक इलिजिटिमेट चाइल्ड हो जिसके पीछे कोई सरनेम नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े टाइटल वाले लोग आने वाले हैं। और जूही को ये सारी बातें सुनकर उसकी सिस्टर के अगेंस्ट में खुशी हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिनी की दोस्त होती है, अब वह ये सब सुनकर नाराज़ होने लगती है और वह जूही से कहती है, मुझे बस एक रीज़न दो, हमें यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था। जिस पर जूही उसे कहती है, क्योंकि शिनी के पीछे किसी का भी सरनेम नहीं लगा हुआ है, वह एक अनवांटेड सोसाइटी से अनएक्सेप्टेबल चाइल्ड है। यह बात उसे समझ में जितनी जल्दी आ जाए उसके लिए भी फ़ायदा होगा। जिस पर हम देखते हैं कि शाइनी की जो फ्रेंड होती है वह जूही से कहती है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने वाली तुम होती कौन हो? और यहाँ पर पार्टी में खड़े लोग जूही की बातों पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर यून की एंट्री होती है, जो अपनी वाइफ की बेइज्जती होते हुए देखकर बुरा फील करता है। और जूही को लगता हाय कि यून यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसकी जो पेंटिंग्स हैं वह टॉप लिस्ट में सेलेक्ट हुई हैं और उसने वह पेंटिंग्स बनाई भी नहीं होती हैं। वह सारी पेंटिंग्स शाइनी की होती हैं जिनको उसने यूज़ करके इस पार्टी में एंट्री ली होती है। यून सीधा शाइनी के पास जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूही होती है वह यून से हाथ मिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ती है, पर यून उससे हाथ न मिलाकर शिनी के पास आता है, उसे प्यार से टच करता है और कहता है, मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ तक आने में, और तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई? शिनी बोलती है, मेरी फ्रेंड भी यहाँ आ रही थी तो सोचा रास्ते से पिक कर लूँ और यहाँ पर आ जाऊँ। जिस पर यियन कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे बिना बताए घर से बाहर मत आ जाना, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। शाइनी खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है और वह सबके सामने कहता है, यहाँ पर लोगों ने तो तुम्हें परेशान तो नहीं किया, यह मत भूलना कि तुम मेरी गेस्ट हो, मेरे इनवाइट करने पर यहाँ आई हो। और जूही को यह सारी बातें सुनकर जलन हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि ईयून सबके सामने अनाउंस करता है कि चलो मैं तुम्हारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन सबको देता हूँ कि ये जो लड़की सामने खड़ी हुई है ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है और इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। जिस पर जूही बोलती है कि यून तुमसे शायद कुछ मिस्टेक हुई है, ये लड़की मेरी चाइल्ड है, हो सकता है कि तुम मेरे फादर का सरनेम देखकर इसके पीछे यहाँ पर इसे लेकर आए हो। जिस पर यून बोलता है, मैंने इस चीज़ के बारे में जिक्र तो नहीं किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पार्टी में सभी का मुंह बंद करके और जूही को गुस्सा चढ़ाकर शिनी को साइड पर ले आता है और उससे बातें करने लगता है। अब यहीं पर वह शिनी की मुलाकात अपनी मदर से करवाता है, जो कि उस पेंटिंग पार्टी की होस्ट होती हैं। शिनी अब सीधा जाकर यून की मॉम से मिलती है और यहाँ पर वह उससे कई सारे सवाल जवाब भी करती हैं। शिनी उसके कई सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से देती है,
पर उसे अभी भी लग रहा होता है कि जो ईयूएन की मॉम है वो उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं है। और यहाँ पर शाइनी है अपने पेंटिंग्स के बीच में जो इंटरेस्ट है उसके बारे में भी बताती है, पर वह बार बार उसके और उसके फैमिली रिलेशन के बारे में बात करने लगती है और उसे प्रोपेगेंडा के बारे में जो उसने यूज़ किया होता है, उसे मैरिज से भागने के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उससे कुछ पेंटिंग्स के बेसिक टिप्स और ट्रिक्स और सेंस के बारे में पूछती हैं और इन सब के जवाब बहुत सही देती हैं, पर उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वह अभी भी उससे खुश नहीं है। और वह एक पेंटिंग उठाकर सीधा जूही के पास जाती हैं और कहती हैं, कुछ टाइम पहले तुमने एक फिश कट डिज़ाइन लॉन्च की थी, आखिर उसका क्या मतलब था? वह तुमने बनाई थी ना? जिस पर वह कहती है हाँ बिल्कुल, और वह उसे वह पेंटिंग दिखाती है। जूही को लगता है कि उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है और इसलिए वह यहाँ पर झूठी बातें करती है कि मुझे पता चला कि आप चाइना में वापस आ रहे हो, सोचा आपको कुछ सरप्राइज़ दे दूँ। और सरप्राइज़ के तौर पर इस पेंटिंग से बेहतर जवाब आपके लिए क्या हो सकता था? जिस पर यून की मॉम कहती हैं, सरप्राइज़ तो अच्छा था, पर तुमने जो फ्लावर यूज़ किया है तो मैं उसके बारे में जानती हूँ ना। मेरा फेवरेट फ्लावर रोज़ है और तुमने यहाँ पर सनफ्लावर यूज़ किया है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और यह बात सुनते ही जूही के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है कि इस पेंटिंग के ऊपर उसने शिनी को कई टाइम पहले काम करने के लिए बोल दिया था। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से अब उसे यहाँ इतनी बातें सुनना पड़ रही हैं। लेकिन असल में शिनी ने यह सब कुछ जानबूझकर किया होता है क्योंकि उसकी यूज़ घर से भागने की प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। अब यहाँ पर वह माफ़ी मांगती है क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनी आती है और कहती है, डियर, यह पेंटिंग मेरी है, मेरी सिस्टर की नहीं, मैंने इसमें बांस अपने लिए लगाया है। बांस का मतलब ये है कि कोई इंसान कितना स्ट्रॉन्ग और करेजफुल हो सकता है, वह किसी भी तड़पती या प्यासी मछली की तरह नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूही को लगता है कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है और ईयून और उसका फ्रेंड दूर से यह सब कुछ देख रहे होते हैं। और यहाँ पर अब जूही जो होती है वह बहाना बनाती है कि मेरी सिस्टर मुझसे इतनी ज़्यादा जलस है कि वह मेरी बनाई हुई पेंटिंग को अपना बना रही है। इससे ज़्यादा बुरी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और वैसे तुम हो कौन? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पीछे किसी का सरनेम तक नहीं लगा हुआ है और तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की बात करती हो शिनी, हर बार ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। तब तक यून वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सॉरी, मैं सबको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना भूल चुका था। दरअसल मैंने शाइनी को अपनी कंपनी में टीम पेंटिंग हेड के तौर पर लॉन्च किया है। मेरी कंपनी के बाकी के स्किल्स के डिज़ाइन और बाकी की क्राफ्टिंग को वह इंट्रोड्यूस करेगी, वह उनको लीड करेगी। शायद इन सब चीज़ों से किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। और ये बात सुनते ही जूही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यून उसके लिए स्टैंड ले रहा है। शिनी की तो पार्टी में रौनक बढ़ जाती है, सभी लोग हैरान होते हैं और यहाँ पर अब एक्सेप्ट हो जाता है कि शिनी पेंटिंग को बनाया होता है। अगले सीन में यून और शिनी रूम के अंदर होते हैं। शिनी यून को थैंक यू बोलती है क्योंकि यून को शिनी के बारे में हर एक डिटेल पता चल रही होती है कि वह कैसे हर एक पार्टी में अपनी पेंटिंग्स को जूही को देकर उसका नाम बनवा रही है और यहाँ पर जलील हो रही है। अब ये सारी बातें सुनकर यून अभी भी उसके लिए स्टैंड लेता है। शिनी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। इनके बीच में क्लोज मोमेंट भी दिखता है जहाँ पर एक दूसरे को वह किस कर रहे होते हैं और रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून शिनी के साथ उठता है और उसके फैमिली से उसे कॉल आता है और वह बताता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। शिनी अगर चाहे तो वह उससे मिलने चल सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून और शिनी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसके पास किसी का कॉल आता है और वह उससे पूछता है क्या वह डेट पर चलना चाहेगा, जिस पर यून साफ साफ मना करता है और कहता है कि अब मैं एक मैरिड आदमी हूँ, मेरी एक वाइफ है जिसको यह सारी हरकतें कभी पसंद नहीं आएंगी। और इन्हें यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। और तभी हम देखते हैं कि जो यून होता है वह आराम से कहता है, तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वह उसे प्यार दिखाने लगता है। लेकिन तभी उससे कहता है, पेरेंट्स ने डिनर पार्टी के लिए बुलाया है तो हमें चलना होगा। अगले सीन में हम यूएन की फैमिली का कुछ माहौल देखते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी नई और छुपी हुई शादी से कुछ खास इम्प्रेस नहीं होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तब तक वहाँ पर शिनी और यून आ जाते हैं। यहाँ पर यून जो होता है वह अपने फादर की बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ऐसा डिसरिस्पेक्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर आप नहीं चाहते हम नहीं आते,
बट आप मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वह ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसकी मॉम उसके पास आती है कि बेटा हम आपकी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे थे। डैड थोड़े से नाराज़ हैं। क्या आपने उनको बिना बताए शादी कर ली? क्या वह इतना हक नहीं रखते हैं? जिस पर यून बोलता है बिल्कुल रखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून की ग्रैंड मदर शिनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यून बोलता है दोबारा किसी ने मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ बोला तो मैं उसे आप सबकी नज़रों से यहाँ से दूर ले जाऊँगा। यहाँ पर यून की सिस्टर भी होती है जो शीनी को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती है। सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर शीनी को बार बार पैम्पर कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि तुम्हारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और तुम आज रात यहीं रुकोगी। मैंने अंदर वाला रूम क्लीन करवा दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून की सिस्टर और इनसे थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा होता है, लेकिन शिनी उसे जवाब देने की जगह उसे कहती है तुम छोटी हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। इसे मेरी तरफ से प्यार का संदेश समझो। जिस पर वह लड़की वह गिफ्ट ले लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनी उसकी तरफ देख रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कुछ करने वाली होगी। थोड़ी देर में उसकी सिस्टर कहती है चलो मैं आपको रूम तक छोड़कर आऊँ। शिनी कहती है बिल्कुल, उसे पता होता है कि यह क्या करने की कोशिश करेगी। अब वह यहाँ पर शाइनी को एक बाहर गेट की तरफ ले जाती है। शाइनी से कहती है गेस्ट रूम किधर है? जिस पर उसकी सिस्टर कहती है तमाशा खत्म हुआ, यह मेरा घर है। यहाँ पर किसी आउटसाइडर को आने की परमिशन नहीं है और कोई भी अब नहीं देख रहा है। अब नौटंकी करना बंद करो और मुझे बताओ तुमने मेरे भाई के साथ शादी क्यों की? पैसों के लिए की ना? जिस पर शिनी के साथ बदतमीजी कर रही होती है। लेकिन इधर यून जो होता है वह अपने डैड से बराबर लड़ रहा होता है क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी बात जिसमें मुझे कई सारे रिलेटिव्स को बुलाना था, उन्हें बताना था कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, उस चीज़ को तुमने हम सब से छुपा के रखा। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? यून बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शाइनी मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ रहना पसंद करता हूँ। उम्मीद है कि आपको भी ये बात अच्छी लगेगी। और यहाँ पर यून और उसकी सिस्टर के बीच में भी एक आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है और यहाँ पर मैटर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि उन्हें नहीं समझ आता वह क्या करें। और यहाँ पर यून की सिस्टर जो होती है वह शिनी को बराबर डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है, जिस पर शिनी जवाब दे रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वह उसे धक्का देने वाली होती है, लेकिन शिनी जैसे खुद धक्का दे देती है और वह नीचे गिर जाती है। यून भाग कर आता है, वह चेक करता है कि शिनी ठीक है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि शिनी बिल्कुल ठीक है तो उसके फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि उसने अपनी बहन की जगह अपनी वाइफ को चुना और यहाँ पर बहस होने लगती है। यहाँ पर यून की सिस्टर झूठ बोलती है कि शिनी ने उसे नीचे पुश किया, लेकिन शिनी साफ साफ मना कर देती है। यून बोलता है मैं अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करता हूँ, वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। इससे बेहतर है कि मैं उसे यहाँ से ले जाऊँ। यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह कुछ खास पसंद नहीं आई है। शिनी बोलती है मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे इन्हें सबको प्रूफ दिखाना है। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तब तक वहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की और वह होता है ईयोन का बड़ा भाई, यानी कि यून का कजिन ब्रदर। और आकर वह कहता है किसने किसको धोखा दिया और कौन सी सिटी पर फुटेज चेक करने वाला है। मैं सब जानता हूँ, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं या लोग खुद अपनी सच्चाई बताएंगे? जिसको सुनकर उसकी बहन थोड़ी टेंशन में आ जाती है और कहने लगती है डैड मेरे पैर में लग चुकी है, क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ? जिस पर उसका डैड कहते हैं मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यहाँ पर यून भी ऊपर चला जाता है। शिनी को पहले ही यून के बड़े भाई के बारे में पता होता है और इसलिए उसने पहले यून को टारगेट बनाया होता है और वह उसके बड़े भाई से कह रही होती है बहुत अच्छे से जानती हूँ आप किस फितरत के इंसान हो। यून का बड़ा भाई उसे टच करने की कोशिश भी करता है क्योंकि वह भी शाइनी में इंटरेस्टेड होता है, पर शाइनी उसे टच नहीं करने देती और वहाँ से चली आती है। यून का बड़ा भाई अब बस शाइनी को अपना टारगेट बनाकर देख रहा होता है। शिनी और यून एक रूम के अंदर होते हैं और इन्हीं बातों पर यून को समझा रही होती है कि सिर्फ तुम जिसने मुझे समझा है। और यहाँ पर यून भी खुश होता है और इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बनने वाले होते हैं, पर यून शिनी साफ साफ मना कर देती है और वह यून के साथ अपने रोमांटिक मोमेंट्स बना लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यून को यहाँ पर पता चलता है कि उसके स्टॉक रिजर्वेशन में से कुछ चीज़ें गायब हैं और ये काम किसने किया है उसे नहीं पता। तब तक वहाँ पर उसका कजिन ब्रदर आ जाता है और कहता है इस तरीके से बिजनेस चलाओगे तो हमारी फैमिली रोड पर आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
यून बोलता है, मुझे पता है कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्या करना है, मुझे इन सब चीज़ों के लिए मत बताओ। और यहाँ पर इनके बीच में हम एक छोटी सी लाइब्रेरी देख सकते हैं। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीनी घर पर होती है और यून की मॉम उसे किसी पार्टी के लिए शॉपिंग के लिए इनविटेशन देती है। शीनी रेडी होकर जाती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात यून के ब्रदर से होती है जो उसे वहीं रोक लेता है। शिनी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वह शिनी से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि यून एक बैड बॉय है। उसे दूसरी मॉडल लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक है, वह तुम्हें यूज़ करके छोड़ देगा, मेरे पास आ जाओ। और वह शिनी के साथ बदतमीजी करता है, पर शिनी से बुरी तरीके से इंजर्ड करके खुद को प्रोटेक्ट करके वहाँ से आने लगती है। तभी उसके पास उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है। शिनी झूठ बोलती है कि आज रात उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, जब वह ठीक फील करेगी तो उनके साथ शॉपिंग के लिए ज़रूर जाएगी। और अब अगले सीन में हम उसे घर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वह ईयून और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि ईयून के कजिन ब्रदर ने उसके दिमाग में यह चीज़ डाल दी होती है और वहाँ पर ड्रिंक भी कर रही होती है। अगला सीन यह दिखाया जाता है कि शीन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे सारी बातों के बारे में बता रही होती है और अपनी दोस्तों से समझा रही होती है कि तुम जो समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पहले से जानती हूँ कि यून का कजिन ब्रदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वह तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेगा। तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो जो उसकी बातों में आ रही हो। शीन कहती है, पर इन सब बातों का क्या मतलब, क्योंकि मुझे तो सच्चाई नहीं पता। मुझे अभी तक बस इतना पता है कि वह एक इंसान है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पजेसिव और एडिक्ट तरीके से रिएक्ट करता है। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, क्या इतने कम प्रूफ हैं ये जो तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है। इधर हम देखते हैं यून को जो कि अपने ऑफिस में होता है। उसका असिस्टेंट उसके पास जाता है और बोलता है, बॉस आपके बर्थडे की पार्टी हो रही है और वह किसी क्लब में हो रही है, जल्दी से काम खत्म कीजिए और लोगों से मिलने के लिए जाइए। जिस पर यून बोलता है ठीक है, लेकिन दिख रहा होता है कि वह अपनी बर्थडे पार्टी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जब वह क्लब पहुंचता है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना लॉक क्यों हो रखा है, क्या तुम्हें इस पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए हैं और तुम ऐसे अगर मायूस और उदास रहोगे तो लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा कि यून खुद अपनी बर्थडे पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर यून बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तभी उसके पास शीन का एक मैसेज आता है और वह बोलती है कि उसने उसके बर्थडे के लिए बहुत ही तैयारी कर रखी है और उसे घर बुला रही होती है। यून भागकर सीधा घर जाता है। शीन यहाँ पर यून के लिए केक बना रखा होता है और कई सारी डेकोरेशन कर रखी होती है। यून को मीठा लगता है कि शीन उसके बर्थडे के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रखेगी क्योंकि वह लोग अभी मिले हैं। शीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यून यहाँ पर शीन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहोगी। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल। और उसके बाद वह यून से कहती है, अभी सरप्राइज़ ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर वह उसके लिए नहीं जानती होती है कि उसने सच में उसके बर्थडे के बारे में याद रखा और उसने इतनी ज़्यादा डेकोरेशन कर रखी है। वह यून से बोलती है कि मैं तुम्हारा फेवरेट ब्लूबेरी चीज़ केक लाई हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। यून उसकी तरफ देखकर खुश हो रहा होता है कि वह इतनी बर्थडे के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। यून केक ट्राई करता है और उसे अप्रिशिएट करता है और तभी उसके पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है जो उसे बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं उसके बर्थडे के लिए। यून और शीन के पेरेंट्स से बात करते हैं। उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि वह खुश हैं कि इस बार उनका बेटा अपनी बर्थडे पार्टी अकेले सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, कोई तो है उसके पास सब कुछ हैंडल करने के लिए। जिस पर हम देखते हैं कि शीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यून यहाँ पर शीन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहोगी। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल। और उसके बाद वह यून से कहती है, अभी सरप्राइज़ ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर वह उसके लिए कुछ गिफ्ट निकालती है। उसने उसके लिए स्पेशल रिंग्स बनवाए होते हैं और वह रिंग्स को निकालकर यून को पहना देती है। यून उन रिंग्स को देखकर खुश होता है और अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों एक साथ एक बिस्तर पर उठते हैं और एक दूसरे को प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं और बहुत अच्छे से एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं। और यहाँ पर अब हमें अगला इवेंट दिखाया जाता है।
यह एक ऑक्शन इवेंट होता है जिसकी अनाउंसमेंट शीन के फादर ने की होती है और इसकी मेन चीज़ जूही को बनाया होता है, जहां पर जूही अपनी स्पेशल पेंटिंग्स को भेजेगी आके। और यहाँ पर शीन को पता होता है कि वह क्या करने वाली है, इसलिए वह ईयून के साथ हाई होती है क्योंकि वहाँ पर उसका अकेले आना वेस्ट ऑफ मनी होता है। वह सीधा अंदर जाकर बैठती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ऑक्शन प्रोसेस, वह पहले से ही चल रही होती है। लोग पहले से वहाँ से चीज़ें खरीद रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो शीन होती है वह यून को बताती है कि ये जो पेंटिंग अभी यहाँ पर आई है, जिसको जूही अपना बता रही है, जिसके बारे में वह लोगों से फेम और बाकी की चीज़ें ले रही है, ये पेंटिंग मेरी मदर की है। जिस पर यून बोलता है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। शीन बोलती है तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे। और उस पेंटिंग को देखते ही शीन को अचानक से उल्टी सी आने लगती है और वह भागती हुई बाथरूम के अंदर जाती है और उसे एक बचपन का इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर वह कई दिनों से भूखी होती है। उसकी मदर दिन रात मेहनत करके एक पेंटिंग बना रही होती है और वह शीन से प्रॉमिस करती है कि वह इस पेंटिंग को बेचकर उसके लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आएंगी। लेकिन तभी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उनके मुंह से खून आने लगता है और उनकी हालत बिगड़ने लगती है। और शीन मासूम सी बच्ची होती है, अपनी मॉम की हालत बिगड़ती हुई देखकर वह उन्हें मना करती है कि उसे कुछ भी भूख नहीं लगी है, उसकी मॉम चल के रेस्ट कर लें। और अब वह ये सारी बातें एक बार फिर ईयून को बताती है। ईयून उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे ये पेंटिंग लेकर देगा। इधर हम देखते हैं कि वह जो पेंटिंग होती है वह चावली ने खरीद ली होती है, लेकिन यून अभी भी हिम्मत नहीं हारता। वह बराबर उस पेंटिंग की बहुत हाई प्राइस लगाता रहता है। एंड में आकर जब उन्हें पता चलता है कि यून इस पेंटिंग को नहीं छोड़ेगा, तो शीन देखती है कि जूही डिसाइड करती है कि वह इस पेंटिंग को उसे देगी जिसे वह चाहती है। और हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर वह जो पेंटिंग होती है वह जूही ने चावली को दे दी होती है और उसे लग रहा होता है कि शीन हार गई है। पर बात कुछ और हो जाती है और इनेस जैसे गुस्से की नज़र से देखती है और कहती है इस चीज़ का बदला तो मैं लूँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चावली की कंपनी के जितने भी फंड्स होते हैं उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। ईयून उन सारे फंड्स को अपने कब्जे में ले लेता है और वह अब मजबूर हो जाता है उस पेंटिंग को ऑन द स्पॉट बेचने के लिए। और यही शीन और यून की ट्रिक होती है। अब इन सब चीज़ों से इफेक्ट होकर चावली को वह पेंटिंग बेचनी पड़ती है। यून वह पेंटिंग खरीद लेता है और वह शीन से कहता है अब तो तुम खुश हो ना। शीन कहती है आज मुझे। शीन पूछती है मेरे हस्बैंड के पास कितने पैसे हैं, जिस पर यून कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी, और उसे वहां से लेकर जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें कंपनी के अंदर का सीन दिख रहा होता है और ये सारे सीन होते हैं उसी ऑक्शन की प्रोसेस के, जहां पर जूही कर भी कंपनी के सारे शेयर्स और फंड्स गिरा दिए जाते हैं। डिया बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही होती है और यून और शीन अभी भी वहीं होते हैं और उन्हें इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होता है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से यह बदला जूही से लिया है। और वह बिना कुछ जवाब दिए यून के साथ वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर चावली को सभी मीडिया के सामने जवाब देना पड़ता है। इधर यून और शीन को देखते हैं जो एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर यून और इनीस कह रहा होता है कि वह तो काम में बिजी रहता है, इसीलिए वह शीन के लिए कोई हाउसकीपर रखेगा जो उसका ध्यान रखे। शीन कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ सोचोगे, पर मेरी तबीयत इतनी भी कमज़ोर नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल वह पेंटिंग मेरी मदर का लास्ट वर्क था, ये तो तुम्हें पता ही है, पर मेरी मॉम ने मेरे डैड का हाउस छोड़ दिया था। उनकी कुछ गलत हरकतों की वजह से वह मेरी मॉम को टॉर्चर किया करते थे, पेंटिंग्स के नाम पर उन्हें यूज़ किया करते थे और उनकी मदद से आज वह उस मुकाम पर पहुंच पाया है जहां पर मेरी मॉम को होना चाहिए था। और उन सारी चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने उस अचीवमेंट को पा लिया। जूही जब मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही तो उन्होंने मुझे यूज़ किया, मुझसे दिन रात पेंटिंग बनवाई और एक छोटे से बच्चे को जिसको पता भी नहीं है कि पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, उसे आर्ट और क्राफ्ट के काम में डाल दिया। और जब मैंने यह सब अचीव कर लिया तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी मॉम की लेगेसी को ख़त्म नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, उनको पेंटिंग हाउस में जा जाकर बेचा, उनसे पढ़ाई की और उन पेंटिंग्स के फंड को यूज़ करके अपनी मॉम के लिए उनकी गति को कंटिन्यू रखा। और अब मेरा ड्रीम है कि मैं इतने सारे पैसों से अपनी मॉम का एक पेंटिंग हाउस ओपन करूँ। ईयोन को बुरा लगता है कि शीन इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ देख चुकी है, इतनी बुरी हुई और इतना टॉर्चर झेलना पड़ा। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह शीन को पेंटिंग हाउस खोलकर देगा और उसे जो भी चाहिए वह उसे देगा। इसलिए वह उसे पीने के लिए दूध देता है, लेकिन तभी शीन को चक्कर आने जैसा फील होने लगता है और वह भागकर फिर से बाथरूम जाती है।
यून को लगता है कि उसके बॉडी में कुछ वीकनेस आ गई है। वह सिर्फ रेस्ट करने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ सुबह का नाश्ता बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि कल ही वह शीन के चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बनवाएगा। लेकिन शीन कहती है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईयुन होता है वह शीन की क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करता है ताकि उसकी वाइफ को अच्छा लगे, और वह सारी चीज़ें लेने के लिए बाहर जाता है। इधर अगले रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि जूही और चावली आपस में बैठे होते हैं, जहाँ पर जो चावली होता है वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और बार बार जूही को ब्लेम कर रहा होता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, अगर वह ऐसी ना होती तो चीज़ें बिगड़ती नहीं। और इसी बीच जूही को दूर एक आदमी दिखाई देता है, जहाँ पर वह बार बार शीन और यून की तारीफ कर रहा होता है। ये सुनकर जूही को और ज़्यादा जलन महसूस हो रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह तो वही आदमी है जिसके साथ उसने शीन को ब्लाइंड डेट के लिए भेजा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ये बात चावली को बताती है। चावली उसके पास जाता है और उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है, उससे लड़ाई भी करता है और फ़ोन की सारी चैट चेक करके जूही को दे देता है। इधर हम देखते हैं ईयुन को, जो अपने पीआर डिपार्टमेंट से मीडिया आउटलेट्स निकालने के लिए बोल रहा होता है ताकि वह अरेंजमेंट को सबके सामने ऑफिशियली अपनी वाइफ के तौर पर ला सके। यहाँ पर शीन आराम करके उठती है। ईयुन उसके पास जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए वह अपनी वाइफ के ड्रीम को पूरा करने के लिए एक ड्रीम गैलरी खोलने का प्रॉमिस कर रहा है और वह शीन के ड्रीम को ज़रूर पूरा करेगा। शीन ये देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, यह उसे उम्मीद नहीं थी। और वह कहती है कि इन सब चीज़ों के लिए पहले मैं चावली को यूज़ करने वाली थी, पर उसने अपने असली रंग बहुत जल्दी दिखा दिए। ईयन उससे बोलता है कि अब तुम्हें किसी भी बुरे इंसान के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे किस करता है, पैम्पर करता है और सुला देता है। जब शीन सोने लगती है तभी उनके पास फ़ोन कॉल आता है। वह दोनों फ़ोन कॉल उठाते हैं और यह फ़ोन कॉल होता है उनके किसी ऑफिस से, और यह ऑफिस में फ़ोन कॉल चल रहा होता है शीन के फादर और जूही के बीच में, जहाँ पर शीन के फादर जो होते हैं वह सबके सामने कह रहे होते हैं कि जिसे अब तक मेरी स्टेप डॉटर ने सबके सामने क्लेम किया है कि जूही की बनाई हुई हर एक पेंटिंग उसकी है, और यहाँ पर जो जूही है वह शीन की बनाई हुई पेंटिंग्स के ऊपर ही इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रही है, उनको बेच रही है। उसने अपना पूरा एम्पायर बनाया है। इन सब चीज़ों का क्या प्रूफ है? मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास कोई प्रूफ है। वह बहुत बड़ी झूठी है। उसके लिए सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि मैंने उसे कभी भी अपनी डॉटर की तरह सेफ्टी नहीं दी, क्योंकि वह हमारी डॉटर थी ही नहीं। उसके फादर कोई और थे और इस घर में बनी हुई हर एक पेंटिंग उसकी थी। हम इतनी लो प्रोफाइल लड़की को अपने घर में लीजेंड बनने का सपना क्यों दिखाएंगे? और यहाँ पर जो ईयुन होता है वह ये सारी बातें सुन रहा होता है। थोड़ी देर में शीन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। ईयुन उसके फॉरहेड पर किस देता है और कहता है एक बहुत ही ज़रूरी काम आया है, और हम देखते हैं कि वह शीन को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। शीन यहाँ पर ईयुन की मॉम के पास जाकर बैठ जाती है, उनसे कई सारी बातें करती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे फादर ने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए। यून की मॉम कहती है मुझे बुरा लग रहा है कि तुम इतना सब कुछ टॉलरेंट करके आई हो। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करूंगी। इधर हम यून को देखते हैं जो शीन के लिए एक नई कंपनी बनाने की प्लानिंग कर रहा होता है और जूही की कंपनी को बर्बाद करने की वह लोगों से बात कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि सभी अपने सजेशंस दें। लेकिन यहाँ पर जो ईयुन का कजिन ब्रदर होता है वह शीन को एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह नहीं देखता है और वह ईयुन को भी यही समझाता है कि पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि वह किसी रियल टाइम इन्वेस्टमेंट पर फोकस करे, और यून के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर यून का कजिन होता है वह दूसरा पार्टनर से मिलकर कुछ नई प्लानिंग करने वाला होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यून की मॉम होती है वह शीन के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है और वह उससे बहुत प्यार से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे बेटे से शादी की और हम तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर दे सकेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझ रही हूँ, पर तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और उनकी बातें सुन रही होती हैं शीन, जिसे खुशी हो रही होती है कि यून की मॉम उसे मिसअंडरस्टैंड करने की जगह उसका साथ दे रही है, और वह कह रही होती है मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले भी तुमसे अपने बेटे से ब्रेकअप करने के लिए कहा। तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें जो भी खाना हो, जो भी चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। वह शीन को गले लगाती है, उसे प्यार दिखाती है
और वह रिंग से कहती है, तुम्हें यहाँ पर रहने पर कोई दिक्कत तो नहीं है? शीन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और वह तभी अचानक से कहने लगती है कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। और यह बात सुनकर उसकी मदर कहती है, आखिर यह तो मैं कब से महसूस कर रही हूँ। शीन कहती है, पता नहीं, पर कुछ दिनों से मुझे अचानक से चक्कर आ जाते हैं, कुछ अजीब सा खाने का मन करता है। और यह बात सुनते ही उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। शीन को समझ नहीं आता कि मेरी बीमारी सुनकर इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि यह तो एक सीरियस टॉपिक है कि कोई बीमार है और यह खुश हो रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीन की जो मदर होती है वह कहती है, तो मैं क्या खाने का मन करता है। शीन अपनी क्रेविंग्स के बारे में बताकर समझाती है, जिसको सुनकर तो अब उनकी खुशी का ठिकाना और नहीं रहता और वह और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वह अपने घर के बटलर से कहती है, मार्केट जाकर बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और फिशेस लेकर आओ, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ खिलाना चाहती हूँ। शीन कहती है, पर क्यों? जिस पर वह कहती है, दरअसल जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाकर कुछ भी नहीं खिलाया। और वह उसके बाद सीधा यून के ऑफिस में कॉल लगाती हैं और उसके असिस्टेंट से कहती है, इस आदमी से बोलो सीधा घर आए, मुझे इससे कुछ बात करनी है। जिस पर अब यून सीधा घर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून के पास यह खबर पहुँच भी जाती है कि उसकी मदर उसे घर बुला रही है। यहाँ पर यून की मॉम शीन को जूस देती हैं और कहती हैं, ये खट्टा है, इसे पी लो तो अच्छा फील होगा। शीन उसे पीती है और कहती है, आपने सही बोला। और उनसे कहती है, तुम रूम के अंदर जाकर रेस्ट करो, मैं बाकी का काम देखती हूँ। शीन को समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं और वहाँ पर फ्रूट्स ऐड कर खाने लगती हैं। अब शीन होती है, वह रूम के अंदर होती है। उसकी मदर इन लॉ टेस्ट करती है। उसे महसूस होता है कि माँ के हाथ के बने हुए खाने में कितना प्यार है और यह कितना डिलीशियस है। और बॉस खाने को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तबीयत अचानक से वहाँ पर ईयून आ जाता है और कहता है, मॉम क्या हुआ? आप यह सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूँ? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और वह अरेंज के पास जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी मॉम ने तुमसे कुछ गलत बात बोली हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरी बात समझ लो, मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ तुम एक वाइफ रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जिस पर शीन उसकी तरफ देखती है और वह स्माइल कर रही होती है। यून की मॉम उसका कान पकड़ लेती है और कहती हैं, क्या तुमने क्या बोला? मैं तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूंगी। और उसका कान पकड़कर कहती हैं, हमने तुम्हारे दोनों के बेडरूम से अलग करवा दिए हैं, तुम मेरी डॉटर इन लॉ को अच्छे से रेस्ट करने दोगे। और वह यून को दूसरे बेडरूम में रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। आधी रात के सीन में हम देखते हैं कि शीन दूसरे रूम में रेस्ट कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर उसके पास यून का कॉल आता है, जो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शीन बोलती है, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। जिस पर यून उससे बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? शीन कहती है, कैसी मदद? यून बोलता है, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊंगा और तुम आराम से सो जाना। अरेंज करती है, पर मुझे यह तरीका पसंद नहीं आया। जिस पर यून कहता है, तो तुम कहानी सुनोगी? शीन कहती है, बिल्कुल। और यून पूरी रात जागकर शीन को कहानी सुनाता है। और यहाँ पर जब वह नीचे उठकर आती है तो उसे पता चलता है कि यून वहाँ पर नहीं है और वह एक छोटे से बच्चे की तरह ऑलरेडी अपने बिस्तर पर सो चुकी थी। और वह देखती है घर में कोई भी नहीं है, यून भी नहीं है। तभी उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिसको देखकर वह पढ़ने लगती है और वह उसे पढ़ने लगती है और वह सीधा अपनी फ्रेंड को कॉल लगा देती है। उसे पता चलता है कि यह सब कुछ उसके फादर उसकी मदर की प्रॉपर्टी को अपने अंडर में करने के लिए कर रहे हैं। और वह कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है और ये मेरी मॉम को गलत तरीके से क्यों यूज़ कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी को। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शीन की स्टेप सिस्टर और उसके फादर होते हैं, वह मीडिया में बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शीन का उनकी फैमिली और इस प्रॉपर्टी पर कभी हक था ही नहीं। सब कुछ उसकी मॉम का नहीं था, ये सब कुछ हमारा था, उसने बस ये सब कुछ फेक मारा है। यहाँ पर ईयून और उसका फादर भी होता है और उसका कज़न भी होता है और वह सब उन सब लोगों से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो शीन के फादर होते हैं वह कहते हैं, तुम लोग जेलस हो रहे हो क्योंकि सच्चाई अब सामने आ चुकी है। और मीडिया वाले इस सारी न्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर रहे होते हैं।
अब न चाहते हुए भी शीन को भीड़ में आना पड़ता है और वह आकर सबसे कहती है, यह सब कुछ मेरी मदर का ही है, यह सब कुछ झूठ बोल रहा है। मेरे पास एक ही चीज़ का प्रूफ है और वह सारी पेंटिंग्स के लिखे हुए हर एक सोर्स का प्रूफ दिखा देती है जो उनके पास नहीं होता है। साथ में वह यह भी बताती है कि इसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। यह लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए और यह लोग गिल्टी हैं। और मैं बताना चाहूँगी, बचपन से इन लोगों ने मुझे यूज़ किया है अपनी इस डॉटर को एक अच्छी सी डॉटर दिखाने के लिए। और यह सारी बातें जब मीडिया में प्रूफ के सामने आती हैं तो उसके फादर को रियलाइज़ होता है कि वह जो आर्ट गैलरी उन्होंने बना रखी है, जिसकी वजह से उनका घर चल रहा है, वह गैलरी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। कोई भी अब उसे खरीद नहीं रहा है और कोई भी अब उस गैलरी में जूही के नाम से किसी भी पेंटिंग को देखने नहीं आने वाला है, क्योंकि शीन ने हर एक पेंटिंग का प्रूफ दे दिया होता है और ये बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं होता है जो यह मीडिया के सामने दिखा सके। और यहाँ पर जो जूही के फादर होते हैं उनका दिल उसके सामने क्रश कर जाता है। जूही कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा होता है जिसका मेन चेहरा नहीं दिखाया जाता। हो सकता है कि जूही पैरों से बिल्कुल ठीक हो और वह ये सब कुछ फेक कर रही हो। अब हम अगला सीन देखते हैं। शीनी और इयुन एक साथ होते हैं और वह एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इयुन और इनसे कह रहा होता है, अब तो खुश हो जाओ, यह नाइटमेयर खत्म हो चुका है, सब कुछ तुम्हारा है। उन लोगों को पनिशमेंट मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हारी मोमो तुम्हारे साथ गलत किया था और मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। वह उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसे यह चीज़ रिमाइंड कराता है कि वह कभी भी अकेली नहीं थी और इनकी उसके बाद सुनकर खुश करती है। इनके बीच में क्लोजर रोमांटिक मोमेंट बनने लगते हैं। तभी अचानक से ईयूएन का असिस्टेंट और शाइनी की सेक्रेटरी उनके सामने आ जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर वे दोनों शर्मा जाते हैं और एकदम से पीछे मुड़ जाते हैं। ईयून बोलता है, क्या हुआ अचानक से, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ईयून का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आपको बाकी के प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में चलना पड़ेगा और मैडम, आपको अपने फादर की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस आपसे मिलना चाहती है और यह शायद आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होगी। और आपको बता दिया जाए, आपके फादर को स्ट्रोक अटैक पड़ा है, वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शाइनी कहती है, ठीक है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहां पर ईन शिनी को लेकर जाता है और वह शिनी से कहता है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकती हो, तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मुझे पता है कि तुम उस इंसान से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी और अभी जब उसके ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो तुम्हें फॉर्मल होने की कोई नीड नहीं है। शीनी कहती है, पर मैं रेडी हूँ अंदर जाने के लिए। और हम देखते हैं कि वह अंदर जाने लगती है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर उसके फादर के साथ बैठे होते हैं। उसके फादर शीनी को देखते हुए कहते हैं कि मुझे पता था तुम मेरे पास ज़रूर आओगी, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? शीनी कहती है, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो लोग कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ अकेला छोड़ रहे हैं, तुम उनसे बात कर सकती हो। और वे शाइनी को उसके डैड के साथ अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। उसका डैड कहता है, मुझे उम्मीद थी तुम ज़रूर आओगी, तुम अपने डैड को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देख सकती हो। शाइनी कहती है, क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है मेरे साथ इतना सब कुछ गलत करके, पूरी मीडिया के सामने मेरी मॉम की रेपुटेशन बिगाड़ कर, गलत सलत स्टेटमेंट देकर तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी डॉटर हूँ। तुम्हारे जैसे गट्स तो होने चाहिए लोगों में। जिस पर उसके फादर कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती हो। शिनी कहती है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे अंदर तुमसे अटैचमेंट करने लायक कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तुम मेरे डैड थे, पर तुमने कभी भी मुझे वह रिस्पेक्ट या प्यार नहीं दिया जो एक डॉटर के पास होना चाहिए, और तुम्हें इसके बाद भी लगता है कि मैं तुमसे अटैच रहूँगी। बिल्कुल, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं, तो तुम्हें मेरी हालत देखने के बाद भी ये नहीं लग रहा है कि मुझे स्ट्रोक अटैक पड़ा है या नहीं? शाइनी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर से इन्वेस्टिगेशन करके आ रही हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हें कोई भी स्ट्रोक अटैक नहीं पड़ा, यह सब कुछ एक झूठ है। तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए यह सब कुछ किया ताकि तुम्हें जेल से रिहाई मिल जाए। पर तुम्हें बता दूँ, गुनाहों की कोई रिहाई नहीं होती है। तुमने गलत किया मेरी मॉम के साथ, अब तो सबको पता चल चुका है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी थी जो अपने डैड के ही ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनसे मिलने के लिए आती है।
शीनी कहती है, मैं अपनी मदर के जैसी नहीं हूँ जो एक नंबर की बेवकूफ़ होने जैसी हरकत करूँ, तुम्हारे जैसे झूठे इंसान पर ट्रस्ट करूँ। उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके बाद भी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अब हम देखते हैं कि शाइनी सीधा इयोन के पास आती है और कहती है, मैंने मिल लिया, अब मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी वहाँ पर जुहाई आ जाती है। जुहाई के इयोन से कहती है, तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बताने थे, वह भी शाइनी के। शाइनी कहती है, मेरा हस्बैंड तुम्हारी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है और वैसे भी तुमसे अभी बाकी चीज़ों की कीमत चुकानी है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है या फिर कुछ और चाहिए। जिस पर जूही शीनी को इग्नोर करती है और इयोन से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ में जो लड़की खड़ी है उसने तुम्हें यूज़ किया है अपनी मॉम का बदला लेने के लिए। क्या यह तुम्हें बेसिक सी बात नहीं समझ में आ रही है? और तुमने उसके ऊपर पानी की तरह अपना ट्रस्ट और पैसा बहाया। इसका क्या मतलब हुआ? कोई पार्टनर क्यों चूज करेगा, और वह भी एक रिच इंसान को जो कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबल या रिच ना हो। शाइनी कहती है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीछे मेरे डैड का टाइटल नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बस इसलिए चूज किया ताकि वह मेरा रिवेंज लेने में मेरी मदद कर सके। उन यहाँ पर ऐसा दिखाता है कि वह जुहाई की बातों में इंटरेस्टेड है और वह धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगता है और कहता है, और भी बताओ और क्या बात है। जुहाई बोलती है कि यही सब बातें हैं, ये एक नंबर की बदतमीज और मक्कार लड़की है, इसने तुम्हें यूज किया। और यहाँ पर इयोन उससे बोलता है, तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसने मुझे यूज किया, चाहे कुछ भी किया हो, पर वह फिर भी तुमसे 1000 गुना बेटर है। और वह ऐसा बोलकर शाइनी का हाथ पकड़ लेता है और जूही के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे वहां से ले आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाइनी इयोन के पास में खड़ी होती है। इयोन उसे कह रहा होता है, तुम्हें उसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती, तुम यही रुको, मैं जल्दी से बाहर होकर आता हूँ। शाइनी कहती है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया। इयोन बोलता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि वह अरेंज के लिए कुछ लेने जाता है, लेकिन तब तक पीछे से शाइनी को कोई किडनैप करके ले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इयोन जब आता है तो उसे शाइनी नहीं मिलती है और वह इधर उधर पागलों की तरह शाइनी को ढूंढने लगता है। वह चावली से भी इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता है, उससे बहसबाजी हो जाती है। लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है उसके कज़न ब्रदर का, जिसने शाइनी को पकड़ रखा होता है। और वह अपने ब्रदर से कहता है कि उम्मीद है तुम्हारी वाइफ के गायब होने पर तुम्हें थोड़ा बहुत गम हुआ होगा और तुम्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि कंपनी के काम से फुर्सत मिल जाए तो अपनी फैमिली पर भी ध्यान दो। उसमें शाइनी को किडनैप कर रखा होता है। उन अपने कज़न ब्रदर से कहता है कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ। शिनी उसे बताती है कि उसे किडनैप किया गया है। इयुन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और यहाँ पर जो इयुन का कज़न ब्रदर होता है वह शिनी को जान से मारने की धमकी दे रहा होता है और इयुन को डराने के लिए कह रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही शाइनी देखती है कि वह इयुन को धमकाने में बिजी है, वह धीरे धीरे से अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर हम इयुन को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी से कहता है, पता लगाओ मेरी वाइफ को, मेरा कज़न ब्रदर किस लोकेशन पर ले गया है। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही शाइनी वहाँ से भागकर जाने की कोशिश करती है, तभी उसके सामने जूहाई और चावली आ जाते हैं और उसके पास में होता है उसका कज़न ब्रदर, जिसको देखकर शाइनी को पता चल जाता है कि इन सब की मिली हुई चाल है, यह सब उसे बदनाम करना चाहते हैं। और यहाँ पर शाइनी नीचे गिर जाती है। चावली उसे उठाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी। और यहाँ पर जो इयुन का कज़न ब्रदर होता है वह जूही से कहता है, तुम्हारा काम हो गया है, तुमने इससे मरने के लिए बोला था, मैं इसलिए आया हूँ, अब तुम्हें जो करना है इससे कर लो। जिस पर जूहाई बोलती है कि मैं इसे अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तुम ही मारोगे। और वह शाइनी के ऊपर अटैक करने जा रही होती है और हमें पता चलता है कि जूही का पैर बिल्कुल ठीक है, उसने शाइनी की गर्दन पर चाकू रख दिया होता है। और ये चीज़ अब चावली के सामने भी आ जाती है और चावली बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी बचपन की दोस्त जो हमेशा उसके साथ रही, वह अभी तक फेक कर रही थी, उसके पैरों पर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तब तक वहाँ पर पीछे से इयुन आ जाता है जो उन सबको हवा कर देता है। पुलिस शाइनी को प्रोटेक्ट करके ले जाती है और अब जूही भी जेल में पहुँच जाती है। इधर शाइनी फिर हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इयुन और शाइनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब उसके डैड को रियल स्ट्रोक अटैक कर चुका होता है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल की नर्स वगैरह होती है वह भी उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती है। उसके डैड को यह भी पता चलता है कि वे लोग शादी कर रहे हैं,
लास्ट में हमने एक वेडिंग बैंक्वेट में देखते हैं जहाँ पर दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।